तो फाइनली ढूँढ लिया आपने? हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूँढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कक्षा 12 इतिहास, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, पाठ नंबर 2 राजा, किसान और नगर। यहाँ पे बड़ा मज़ा आने वाला है क्योंकि कहानी ही मज़ेदार चल रही है। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। इस चैप्टर की जो है आपको ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो 2 पार्ट्स में बनेगा। बकायदा मतलब ऑलमोस्ट सारे चैप्टर आपके 2-2 पार्ट्स में ही बनेंगे। तो आपको जो है प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और साथ में आपको लिखे हुए नोट्स और अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, एमसीक्यू ये सारी चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी। तो डिस्क्रिप्शन में पेज और प्लेलिस्ट दोनों का लिंक है, चेक कर लेना। चलो अब शुरू करते हैं कहानी को। बहुत ही मज़ेदार कहानी है। हमने पहले पार्ट के अंदर पढ़ा था कुछ लोग थे, नहीं कुछ समुदाय थे जो बहुत ही ज़्यादा उन्नत चल पड़े थे, बहुत ज़्यादा समृद्धि पे पहुँच गए, लेकिन कुछ हुआ जिससे उनका विनाश हो गया, वो खत्म हो गए, पता नहीं चला कहाँ गए, कुछ नहीं हुआ, हमें नहीं पता। वो थी हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। उसके लगभग 1500 साल बाद यानी 1500 साल बाद समय बदलने वाला था। इंसानों की सोच बदल गई, जो इंसान जिंदा बचे थे, पता नहीं कैसे बचे थे, कहाँ बचे थे, क्या कर रहे थे, लेकिन लोगों ने दायरे बढ़ाना शुरू कर दिया। लोगों ने खेती करना, वो हड़प्पा वाली तकनीक पे वापिस आने लगे, लेकिन राजा बनने के ख्वाब यहाँ पे बुनने लगे थे। उत्तर भारत, जहाँ पे मिट्टी बहुत अच्छी थी, खेती के लायक थी, वहाँ के लोग जो है खेती करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। खेती की बस्तियां बसा ली, यानी कि ऐसे बहुत सारे लोगों ने इकट्ठे रहना, गांव बसा लिए बोल सकते हो लॉजिकली आप। तो गांव बसा के रहने लगे और ये उत्तर भारत के इलाके में ही उसी टाइम पे, इस टाइम पे 6ठी शताब्दी के आसपास ये ऋग्वेद को भी लिखा गया था। दक्षिण भारत, जहाँ पे लोहा, सोना, चांदी, हीरे, मोती, पेट्रोलियम, कोयला और भी बहुत सारी चीजें वहां से निकलती थी। वहां पे खेती ढंग से नहीं हो पा रही थी, तो वहां के लोगों ने चरवाहा बन गए। वहां के लोग चरवाहा बस्तियां बसा ली उन्होंने, क्योंकि वहां पे जानवरों को पालतू बनाने के लिए उनको खाना चाहिए और खाने के लिए उनके पास सिर्फ चराने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा था। उसके अलावा हमें पता चला कि मध्य और दक्षिण भारत में जो है शवों के अंतिम संस्कार, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में उसको दफनाया जाता था ताबूत के अंदर। लेकिन अब वो सोच बदलने लगी, कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला अंतिम संस्कार, यानी कि लोगों को लकड़ियों कैसे मतलब लकड़ियां इकट्ठी करे, उसके ऊपर इंसान को, मृत शव को रखे और आग लगा दी जाती। तो वो उस तरीके की प्रक्रिया हमें देखने को मिली इस टाइम में आने के बाद में। उससे पहले ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। कुछ शवों को दफनाया जाता था और जो शव दफनाए गए थे वहां पर हमें लोहे के उपकरण, हथियार भी साथ देखने को मिले, जबकि शुरुआती हड़प्पा सभ्यता में ऐसा नहीं था। वो लोग जो है खाने पीने का थोड़ा रख देते, हड्डी वड्डी जानवर की, लेकिन ये लोग जो है लोहे के बने हथियार दबाने लगे उनके साथ में। बहुत सारी चीजें 6ठी शताब्दी में जो है यहाँ पे नए नए परिवर्तन के सबूत हमें देखने को मिले। जो सोच हड़प्पा सभ्यता के लोग चला रहे थे ना, वो सोच बदल गई यहाँ पे आके। अब देखते हैं, कहानी शुरू होती है यहाँ से, प्रिंसेप और प्रियदर्शी। ये प्रिंसेप जो है एक व्यक्ति का नाम है। क्या पंगा हो रहा था आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये कुछ लिखा हुआ है, क्या आप इसको पढ़ सकते हो? अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। अरे वाह, मैंने तो पढ़ लिया। ऐसे ही ये कौन सी भाषा है वैसे, बताओ मेरे को। अरे मुझे, हाँ हिंदी, ठीक है ना। हाँ, वैसा ही जो है यहाँ पे हाल हो रहा था, जब एक ऐसी भाषा लोगों के सामने आई जिसको पढ़ा नहीं जा पा रहा था। मतलब सबूत मिले, सबूत मिले, सबूत मिले, बहुत सारे सबूत मिल गए, लेकिन उस भाषा को जो उनके ऊपर लिखी हुई थी बकायदा, उसको पढ़ा नहीं जा पाया। यानी कि अब समझो आप, हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, भाषा शैली थी, पढ़ी नहीं गई। अब आगे सबूत मिले हमें और भी बहुत सारे, उसके साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें मिली थी, कुछ नहीं पढ़ा गया। लेकिन ये जो प्रिंसेप नाम का बंदा है ना, इसने खोज निकाला। यहाँ पे अभिलेख विज्ञान में बहुत ही उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हो गई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाल डाला। यानी कि अभिलेख, अरे अभिलेख लिख रखा है, ये है, ये अध्ययन है।
समझ पाया, वो उस भाषा को पढ़ पाया। कमाल की बात हो गई। पूरा इतिहास अब बदलने वाला था, क्योंकि जो चीजें हमें नहीं पता थी, जो स्टोरी लाइन हमें नहीं समझ में आ रही थी, वो कहानियां अब हमारे सामने आ रही थी। तो इसके बारे में एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि इसने कौन-कौन सी लिपियाँ निकाली थी? ब्राह्मी और खरोष्ठी, ठीक है? 2 लिपियों का अर्थ उसने निकाल दिया था। उसके बाद में यहाँ पे बताते हैं कि प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर पिद पियदसी यानी कि मनोहर मुखाकृत वाले राजा का नाम लिखा हुआ है। नीचे मोहर दिखाऊँगा मैं आपको। तो मोहर जो बनी हुई थी ना, उसके ऊपर पेंटिंग थी किसी व्यक्ति की, और वो था वहाँ पे जो जिस व्यक्ति की पेंटिंग थी ना, ऊपर उसका नाम लिखा हुआ था, ठीक है? अब वो भाषा अजीब थी, पढ़ी नहीं जा रही थी, लेकिन इस व्यक्ति ने पढ़ लिया, और उसका राजा का नाम जो है क्या था? पियदसी, जो भी मोहर पे था राजा का नाम लिखा हुआ था, वो था। उसके अलावा हमें एक और नाम मिला, अशोक। ये अशोक, आप सोचोगे भैया ये अशोक की स्पेलिंग गलत है, ये एनसीईआरटी वाले पागल तो नहीं हो गए? देखो हुआ क्या है, 2 भाषा होती है। कितनी? 2। एक जो हम आज यूज़ कर रहे हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, बांग्लादेशी, जो भी है, मतलब अलग-अलग भाषाएँ हैं देशों के अंदर, अलग-अलग अपना पैटर्न चलता है। लेकिन उस टाइम पे हर गाँव या शहर की एक भाषा हुआ करती थी। आजकल इतना भी बुरा हाल नहीं है, भाषा है लेकिन इतनी भी नहीं है। उस टाइम पे जो है भाषा को हमने नाम दिया था प्राकृत भाषा, यानी कि देसी भाषा, आम बोलचाल की भाषा जिसको बोल सकते हो, और उसी भाषा में इसको लिखा गया था अशोक। जबकि ये जो स है, ये वाला स आना था यहाँ पे, ठीक है? आप समझ पा रहे हो ना? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए आना था, ये माउस से ऐसे ही लिखा जाएगा, भैया क्या करें, ठीक है? अशोक, ये अरे लिख दे, ठीक है? जो भी है समझ गए आप। तो इस टाइप से लिखा जाना था, लेकिन यहाँ पे जो है स्पेलिंग ये बार-बार यही आएगी, क्योंकि जो मोहर हमको मिली है उसके ऊपर ये इस तरीके का नाम लिखा हुआ था, नोट इस तरीके वाला, ये शुद्ध हिंदी में लिखा गया है, ये वाला प्राकृत में, ठीक है? अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, यानी कि इससे हमें ये तो पता लग गया कि जो मोहरें चली हैं वो पियदसी और अशोक, जिसकी भी मोहर थी, जो राजा थे, उनका नाम बड़ा चलता होगा, है ना? चलो देखते हैं। उसके बाद हाँ, अभिलेख लिखवा दिए अशोक ने बहुत सारे, वो आगे हमें पढ़ने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले हम जान तो ले अभिलेख होते क्या हैं? अभिलेख उन चीजों को कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतहों पर खुदे होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, कोई क्या बोलते हैं उसको, चौपाल होती है, या फिर कोई बोल सकते हो आश्रम होता है, या फिर मंदिर होता है। वहां पे क्या करते हैं, लोग जाते हैं, दान देते हैं, और उनके ऊपर कुछ नाम लिखवा लेते हैं ना, लिखवाते हैं ना नाम। अब यहाँ पे भी ऐसा ही सीन था, यहाँ पे जो है सिर्फ नाम नहीं लिखे जाते थे व्यक्तियों के, यहाँ पे लोग अपने संदेश देते, अपना नाम भी लिखवा देते कि ये मैंने बनवाया है, संदेश दे रहे हैं, कोई ज्ञान बांट रहा है, कुछ-कुछ अपनी विचारधारा, कोई अपनी कहानियाँ बता रहे हैं कि मैंने ये कर दिया अपनी ज़िंदगी में। तो ये सीन चल रहे थे उस टाइम पे, वो सारी चीज़ों को हम बोलते हैं अभिलेख, यानी जो हमें लिखे हुए मिले हैं, पत्थरों पे हो गया, सिक्कों पे हो गया। ज़्यादा तो हमें जो ज़्यादा अभिलेख है ना, वो पत्थरों पे मिले, क्योंकि क्या सीन था, पत्थर बड़े होते थे, वो तो बड़े-बड़े पत्थरों को गाड़ दिया गया और उनके ऊपर ऐसे पूरा लिख दिया गया। जबकि मोहर के ऊपर एक छोटा-सा नाम मिला, ऐसे मतलब ज़्यादा जो है वैल्यू अभिलेखों की पत्थरों के थ्रू जानी जाती है। जैसे यहाँ पे बताया जाता है, अभी इसके ये अभिलेखों के आधार पे हम डिसाइड करते हैं ये बात कि ये जो पत्थर है ये कितना पुराना है। जैसे यहाँ पे बताते हैं कि लगभग 250 साल ईसा पूर्व जो है, इसमें ए अक्षर को ऐसे लिखा जाता था, ये डिजाइन था। 500 ईसा में जो है, 500 ईस्वी में ए को इस प्रकार से लिखा जाने लगा। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते थे। कौन सी भाषा थी? प्राकृत। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ये क्लास 6 से स्टार्ट होता आ रहा है, मतलब जब भी आप कहानी पढ़ोगे ना, क्लास 6 में है ये, तो उसमें भी बताया गया आपको कि ये प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। पुरानी कहानियाँ सारी की सारी प्राकृत में। अब ये प्राकृत जो है जन सामान्य की भाषाएँ होती थी, यानी कि जनता जो बोलती थी। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ हरियाणवी, ठीक है? ये प्राकृत भाषा है, मान लो उस टाइम में, ठीक है? अब कोई पंजाब में गया, पंजाबी बोल रहा है, ठीक है? पंजाब वाला व्यक्ति, वो प्राकृत भाषा है। मराठ महाराष्ट्र में गए, मराठी बोल रहा है, प्राकृत भाषा है, सिंपल। कोई डाउट ही नहीं बचना चाहिए, बस एक ही भाषा है, प्राकृत भाषा, यानी हमारी आम बोलचाल की भाषा, जो समझ में आएगा हम वही बोलेंगे, तेरी कौन सी मर्जी चल रही है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें पता लगता है कि अजातशत्रु और अशोक जैसे शासकों के नाम
प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, क्योंकि यह नाम प्राकृत अभिलेखों से मिले हैं। सिंपल सी बात है। अब देखते हैं कहानी शुरू होती है 16 महाजनपद की कहानी। एक बड़ा इलाका, भारत नहीं, भारत से भी बड़ा इलाका, जिसको हमने नाम दिया महाजनपद का। क्या होता था, देखो जनपद होते हैं, उसके बाद होते हैं महाजनपद। एक इलाका बना होता है जिसके अंदर जो है यहाँ पे मतलब दायरा बना दिया जाता है कि ये जैसे अभी जो है शहर बना रखे हैं, ये इतना इलाका इस शहर का, इतना इलाका इस शहर का। जैसे राज्य बना रखे हैं कि इतना इलाका इस राज्य के नाम पे है, इस इलाके का ये नाम रहेगा। वैसे ही जो है इलाकों के नाम रखे गए थे। उस टाइम पे लोगों ने दीवारें भी खिंचवा दी, कुछ ने तो बड़े समझदार निकले, उनको नाम दिया जनपद का। लेकिन ये महाजनपद जो थे ना, ये वो छोटे छुटर पुटर नहीं थे, ये बहुत बड़े इलाके थे, बहुत बड़े। नीचे दिखाऊंगा मैप में कितने बड़े थे ये। अब मान के चलो, उदाहरण के तौर पे बोल सकते हैं कि आपका शहर जनपद है और आपका राज्य है महाजनपद है, ठीक है। जनपद के अंदर महाजनपद बनाए जाते हैं, बहुत सारे जनपद मिलके। मेन जो है हमें 16 महाजनपदों का पता लगता है यहाँ पे, ठीक है। पता कैसे लगा वैसे? हाँ, हमें कुछ किताबें मिली थी, किताबों में से पता लग गया हमें, ठीक है। बौद्ध और जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का यहाँ पे विकास होने लगा। लोग ज्ञान की प्राप्ति मतलब ज्ञान बांटने लगे कि दुख क्या है, कैसे दुख से बचे, ये बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ज्ञान बट रहे थे। सुखी जीवन कैसे प्राप्त करें, तो ये जो ज्ञान बट रहे थे ना, इनके अंदर से हमें ये सारी किताबें मिले। हमें जो मंदिर वंदिर स्तूप जो भी कुछ बने हुए थे उनके, वहां से मिल गए, ठीक है। इस काल को जो है ये जो 16 महाजनपद थे, उस टाइम पीरियड के दौरान क्या हुआ था, आरंभिक राज्य बसाए गए, नगर, लोहे का प्रयोग बढ़ गया और सिक्कों का विकास हुआ। जो मोहरें थी वो बढ़ने लग गई थी। हमें जो है कुछ महाजनपदों के नाम मिलते हैं। देखो बौद्ध वाले बोलते हैं 16 जनपद जो है वो अलग है, उनके जैन वालों के 16 महाजनपद अलग है, ठीक है। लेकिन हमें कुछ कॉमन भी मिले हैं, जैसे वज्जी, मगध, कोसल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती। ऐसा लगता है ये शायद से बड़े फेमस रहे होंगे, तभी इनका नाम लिखा गया है। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था। राजा बोले तो एक व्यक्ति का शासन होता था। लेकिन कुछ जनपद ऐसे भी थे जहां पे गण राज करते थे। गण क्या होते हैं, जैसे कि बोल सकते हो गांव में पंचायत होती है ना, मतलब बहुत सारे लोग मिलकर राज कर रहे होते गांव पे। अभी तो सरपंच का पंगा पड़ गया, पहले पंचायत चलती थी। अब देखो वैसे ही होते थे गण, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोग जो है राजा होते थे। यहाँ पे कोई एक राजा नहीं होता, बहुत सारे लोग राजा होते थे एक ही इलाके के, ठीक है। गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन किया करता था। भगवान महावीर, भगवान बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध की बात हो रही है, महावीर जैन जो आपको लास्ट आखिरी तीर्थकर था ना उनका, तो उसके अलावा जो है महात्मा बुद्ध, ये सारे जो है गण से संबंध रखते थे। और इनमें जो है सबसे महत्वपूर्ण जो गण संघ था वो था वज्जी। आपको स्टोरी अगर शॉर्ट में बताऊंगा, आगे कहानी जब बढ़ती चलेगी पता लगेगा। ये जो मगध था ना, मगध बहुत बड़ा था, वज्जी छोटा सा था। लेकिन ये जो वज्जी था ना, यहाँ पे गण और संघ राज कर रहे थे, उसके बावजूद मगध इतना शक्तिशाली होके वज्जी को नहीं हरा पाया था। वो मजेदार कहानी है, आगे बढ़ते हुए चलेंगे तो पता लग जाएगी आपको। अब यहाँ पे बताते हैं, हर जनपद जो है अपनी राजधानी रखता है। कुछ जनपद बोलता है एक राजधानी से काम नहीं चलेगा, बहुत बड़ा है हमारा, तो हम दो तीन राजधानी, अरे चार से भी काम चल जाएगा, चार रख लेते हैं। ऐसे अपनी मर्जी चल रही है, कुछ भी कितनी भी राजधानी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो राजधानियां ऐसे इलाकों में रखते थे जहां से उनको ज्यादा फायदा मिलता था, ठीक है। ऐसे नहीं कि कहीं पे भी गाड़ दी राजधानी जाके, जिसे प्राय किले से घेर दिया जाता, किले बंदी करी जाती, सेना रखी जाती वहां पे, मतलब बहुत तगड़ा जुगाड़ बैठाया जाता। अब ये है वो 16 महाजनपद, देख सकते हो आप यहाँ पे। ये छोड़ जो हल्का काले रंग में है, ये जैसे मथुरा हो गया, इंद्रप्रस्थ, ये राजधानियां हैं। और ये हाईलाइटेड जो है ये महाजनपद के नाम है, जैसे कि गांधार सुना होगा नाम आपने, है ना। उसके अलावा आपने सुना होगा यहाँ पे मगध का कहानी, वज्जी का मैं बता रहा था, ठीक है। तो ऐसे जो है कुरु, पांचाल, ये सूरसेन, इनकी अपनी अपनी राजधानी थी। कोई कहीं पे देखो नीचे ज्यादा कुछ है नहीं, आसमा की अपना टाइम पास कर रहा है इधर। बाकी ये देखो मतलब एक बात इस चीज को देख के, ये जो इलाका है उत्तर भारत का इलाका है ये पूरा, ठीक है। इस इलाके को देख के आपको क्या समझ में आता है, मतलब कि जो चीजें थी, जो खाने पीने की चीजें थी, वो सबसे ज्यादा यहीं पे होती थी। जमीन यहीं की अच्छी थी, इसी वजह से यहाँ पे ही जनपद महाजनपद जो पंगे हो रहे थे वो यहीं पे ज्यादा होते थे। नीचे वाले हिस्से में थोड़े कम हुए हैं, शांति बरती गई है थोड़ी सी।
अब देखते हैं यहाँ पे कि धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की इसी टाइम पे ब्राह्मणों ने रचना कर दी थी। बोला गया कि शासक क्षत्रिय वर्ग से ही चुना जाएगा, मतलब जो शासक थे ना, ऐसे होता है ना जैसे ब्राह्मण और उसके अलावा जो है जाट और अलग अलग बहुत सारी कैटेगरी भरी है, तो वैसे ही जो है शासकों के अंदर जो है इन्होंने बोल दिया कि जो क्षत्रिय है ना वही जो है शासक बनेगा। क्षत्रिय वर्ग का ज्यादातर 99% जो है क्षत्रिय वर्ग के ही शासक बनते थे। शासकों का काम जो है क्या होता था, किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर और भेंट वसूलना। बस ये माना जाता था कि उनसे लगान वसूलो, उनसे पैसे वसूलने हैं बस तुमको, और कुछ नहीं करना। लोगों को तड़पाओ जितना तड़पा सकते हो, ऐसा सीन था, ठीक है। उसके अलावा राजा लोग थे यार, बड़े लोग, बड़ी बातें, बड़े हथियार, हमला कर देते दूसरों पे, जाके बोलते हैं अपना तो काम ऐसे नहीं चलेगा, दूसरे वाले के छीन ले आते हैं, चोरी कर लेते हैं। अब चोरी करने के लिए दम चाहिए, दम के लिए लड़ाई होगी, लड़ाई जो जीतेगा वो ले जाएगा दूसरे को। ऐसे महायुद्ध चलते रहते थे, आपस में झगड़े होते रहते थे, तगड़े वाले, मारकाट चलती रहती थी। 16 महाजनपदों में पहले नंबर पे था मगध। सबसे प्रसिद्ध था ये मगध, क्योंकि इसके राजाओं ने इसको प्रसिद्ध कर दिया। इसकी जो कहानी है उसने इसको प्रसिद्ध कर दिया इतिहास के अंदर। यानी कि हमें जो मिला वो मगध का ही मिला ज्यादातर यार, सीधी बात है। अब जो देखो, हमें सबूत मिलते हैं, इतिहासकार लोग सबूत ढूंढते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती है हमको, लेकिन सबसे ज्यादा चीजें, अच्छी चीजें, शक्तिशाली चीजें मगध की मिली हैं। इससे हम आइडिया लगा पा रहे हैं कि मगध शक्तिशाली होगा। हो सकता है कोई और भी हो, लेकिन अभी के लिए मगध है, ठीक है। आगे क्या पता इतिहास बदल जाए, कुछ भी हो सकता है। अब देखो 6ठी से 4ठी शताब्दी तक ईसा पूर्व में मगध, जिसको आज के टाइम पे बिहार का नाम दिया गया है, वो मगध का इलाका हुआ करता था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया इस टाइम के आते आते, 4ठी शताब्दी के आते आते। मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। वो इलाका अच्छा था, नदियों का इलाका था, बहुत अच्छी जमीन थी नीचे, उसी की विशेषताएं बताई गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि मगध जो है सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली क्यों था? तो ये सारे रीजंस है यहाँ पे, ठीक है। एक तो खेती अच्छी होती थी, दूसरा यहाँ पे जो है लोहे की खदानें थी, तो हथियार बनाने में सुविधाएं होती। जंगली क्षेत्र था तो हाथी मिल जाते थे, और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी मगध के पास में। और आगे जो है कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, जब आपको पता है कि कोई राजा लोग लड़ाई करते ना, जिसके पास हाथियों की सेना होती ना और किसी के पास घोड़ों की, तो घोड़े वाले मारे जाते, बेरहमी के साथ कुचल दिए जाते थे। तो इसीलिए अच्छा फायदा था इनको ये बात का भी, जो सेना का महत्वपूर्ण अंग थे। साथ ही गंगा और इसकी उपनदियों का आने जाने का रास्ता था यहाँ पे से, तो अच्छा सुविधा मिलती, पानी की दिक्कत नहीं थी। लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्ता का कारण सिर्फ इसको नहीं बताया कि भैया जी इनके पास अच्छी चीजें थी, उसके अलावा इनके पास जो शासक थे, जो राज कर रहे थे ना, वो भी बड़ा दिमाग चलाते थे। यहाँ पे बताते हैं, इन लेखकों के अनुसार जो है बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद जैसे जो है प्रसिद्ध राजा जो है हुए हैं यहाँ पे, और जिन्होंने इसका नक्शा बदल दिया, मतलब कि इन्होंने युद्ध लड़े बहुत सारे और अपना इलाका बढ़ा दिया, बहुत बड़ा कर दिया था। उसके बाद और राजा आए, उन्होंने सब लपेट डाला एक ही बार में, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बढ़ा रखा था। अब उनका टारगेट सिर्फ इसको मारना या इसको मारना था, तो फायदा मिलता था उनको। अब देखते हैं यहाँ पे शुरुआत में जो है राजगाह, जो मतलब आधुनिक बिहार में राजगीर कोई जगह है, उसका प्राकृत नाम था, देसी भाषा चलती थी, तो उसको राजगाह, राजगाह का मतलब होता है राजाओं का घर। मगध की राजधानी थी राजगाह, शुरुआत में जब मगध बसा था उस टाइम पे राजधानी थी। लेकिन बाद में जो है 4ठी शताब्दी में, क्योंकि मगध बड़ा हो गया, तो इन्होंने जो है अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बना दिया, जिसको आज के टाइम में पटना का नाम दिया गया है। वैसे बिहार की राजधानी है, उस टाइम पे उनकी थी। बिहार वाल, अरे वैसे भी बिहार उन्हीं में से आया है, कोई बात नहीं। देखो ये है वहां पे पाटलिपुत्र का जो है चित्र दिखाया गया है। ये देखो दीवारें बनाई गई, ऐसे ये दीवार देख पा रहे हो आप, तो ऐसे पूरा किलेबंदी कर दी जाती थी चारों तरफ से। और ये क्या है रे नीचे, रुको एक मिनट, मुझे ये बाढ़ जैसा क्यों प्रतीत हो रहा है? आपको कैसा प्रतीत हो रहा है ये फोटो देख के? थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है कि जमीन है, सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन ये बाढ़ जैसा दिख रहा है मुझे। हो सकता है मेरी आंखों को धोखा हो रहा हो, चलो आप जो सोचो देख लेना। अब देखे आरंभिक साम्राज्य, शुरुआती दौर, शुरुआत की बात। एक तरफ तो कौन था? मगध था। देखो ये मैप जो है मैं दिखा के लाया था आपको, इसको याद रखना थोड़ा सा। देखो ये है तक्षशिला, है ना। देखो ये जो नक्शा है ना, ये सिंध नदी है, ये वाली नदी है सिंध नदी है। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता यहीं पे तो बसी थी। और ये जो है इधर वाला इलाका, ये गुजरात है, यहाँ पे ये गुजरात पड़ता है।
ठीक है, इधर से ऐसे कुछ नक्शा सा बना हुआ हमारे भारत का ना, ऐसा सा बना हुआ है। तो यहाँ पे ये देखो आप, ये है तक्षशिला। इनका इलाका काफी बड़ा था क्योंकि यहाँ पे कोई राजा ही नहीं था, ठीक है, पहाड़ी इलाका था ज्यादातर। इन लोगों ने मगध के ऊपर, कहा मगध, इतने सारों को छोड़ के मगध के ऊपर हमला करना था। देखो मजा आएगा कहानी में, ठीक है। थोड़ा मैप से आइडिया लग जाता है यार कि क्या होने वाला है, ठीक है। अब ये है चंद्रगुप्त मौर्य, बहुत प्रसिद्ध राजा है, मौर्य वंश का पहला राजा था ये। इसने जो है इसका शासन पश्चिमोत्तर में, पश्चिम की दिशा में अफगानिस्तान, बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। उसका पोता जो है अशोक, बहुत फेमस राजा हुआ ये, चंद्रगुप्त से भी ज्यादा। इसने जो है, जिन्हें आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है, कलिंग युद्ध पर जीत प्राप्त कर ली थी। इसने क्या किया था, पूरा जो मगध का इलाका है और ये उससे पहले जितने महाजनपद थे ना, सबको अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद नीचे वाले हिस्से में भाग गया ये, उड़ीसा वाली साइड में, और यहाँ पे जो है इसने युद्ध लड़ा, कलिंग का युद्ध। अब बहुत सारे युद्ध लड़े ऐसे, इसने कब्जा करा बहुत तगड़े वाला। चंद्रगुप्त ने जो है मगध तक का अपना साम्राज्य फैला दिया। फिर अशोक के पास तो आ गया क्योंकि उसका पोता ठहरा ये। अब जो है क्योंकि इसका बेटा था, बेटे के बाद ये बेटा आ गया इसका, तो इसने बहुत तगड़ा मतलब ऐसे प्रचार प्रसार जो है ना जोरों शोरों से किया। और हम इसी का नाम क्यों जानते हैं, देखो चंद्रगुप्त मौर्य है, और इनका हमें पता कैसे चला, ये सारा कुछ अशोक ने हमें बताया था। अब ये जो कहानी है ना, ये युद्ध की कहानी है, और यहाँ पे जो है बताता है कि कलिंग का युद्ध मेरा आखिरी युद्ध था। इस युद्ध के बाद मैंने संन्यास ले लिया, मैं आगे से युद्ध नहीं लड़ूंगा। क्या हुआ था वहां पे, हजारों बोल रहा हूँ, लाखों की संख्या में, लगभग 2 लाख सैनिक वहां पे मारे गए। उसके अलावा जो है इतने ही सैनिक जो है घायल हुए, और वहां पे से बंदी बना के लाए गए कई लाख लोग, जिनको घर छोड़ना पड़ा, और बुरे हाल हो गए वहां की, मतलब जनता बर्बाद हो गई बोल सकते हो। तो इस चीज को देख के अशोक को बहुत दुख हुआ और उसने ये संन्यास ले लिया, ये जोड़े हाथ, मैं नहीं कर रहा आगे से युद्ध। इतना शक्तिशाली राजा, इतना शक्तिशाली था कि कोई भी राजा इसके ऊपर हमला करने से डरता था। मतलब इतनी बड़ी सेना थी, अगर हमला करना है तो जीत पक्की है, ऐसा सीन था इसका। और उसके बावजूद इसने युद्ध छोड़ दिया कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, बहुत कर लिया, बहुत इलाका बढ़ गया अपना, छोड़ अब इतना बड़ा राजा है, इसके पास जो कर वसूली है और जो भी पैसा आता है, धन आता है, वो बहुत बड़ी अमाउंट में आता होगा, ये सोच सकते हो आप वैसे भी। तो इसने जो है यहाँ पे बहुत सारे अभिलेख लिखवाए, ये देख सकते हो, ये अभिलेख है ये पत्थर का शीर्ष जो है, ये आपने देखा होगा, ये जो है छपा होता है बहुत सारी जगहों पे, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इसी का है, अशोक का बनाया हुआ एक अभिलेख स्तंभ है ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया इनका विवरण था, ठीक है। हमें ये सारी चीजें जो है ना, ये इनकी कहानी और ये कैसे बन पाई, ठीक है, जो हमें इतिहास पता चला, वो बता रहे कि वो जो है हमें कुछ तो मेगास्थनीज आया था यहाँ पे यूनानी दूत, तो उसने जो है अपनी किताब में लिखा और उसके बारे में बताया। उसके अलावा हमें अर्थशास्त्र से पता लगा, जो कि चाणक्य ने लिखी थी, चंद्रगुप्त का मंत्री था वो, चंद्रगुप्त मौर्य का, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स जिसको बोलते हैं, तो वो लिखी थी इसने, और काफी अच्छी लिखी थी यार, दिमाग बुद्धि बहुत तेज थी बंदे की। इसकी कूटनीति बहुत प्रसिद्ध है आज के टाइम पे भी, मतलब टेक्निक जो लगाता था ये बहुत तगड़ी थी। अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृत पत्थरों और प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवा दिए थे। यानी कि इसने अपने संदेश, जो बातें बताता था जनता के लिए, कोई आदेश आता, तो वो इसने स्तंभों पर पहला राजा बना ये, जिसने ऐसा काम किया था, क्योंकि सारा इलाका इसी का था। और स्तंभ गढ़वा दिए, बस ऐसी मूर्तियां मूर्तियां और पत्थर वत्थर बना के बहुत मस्त वाला इसने इलाका अपना जो है गढ़वा दिया। लगभग बताया जाता है, इतिहासकार बताते हैं कि लगभग 60,000 हमें अभिलेख मिले हैं इसके, अशोक के, समझ सकते हो ना, 60,000 पत्थरों पर कुछ कुछ लिखा हुआ मिला है, वाह, कहानी कैसे समझ में नहीं आएगी। उसके अलावा इसने जो है एक धम्म का प्रचार शुरू कर दिया, महात्मा बुद्ध से ये बहुत प्रभावित हुए और इसने जो है धम्म नाम से प्रचार शुरू कर दिया। धम्म का मतलब था बड़ों का आदर करो, नमस्कार, सन्यासी और ब्राह्मणों के प्रति उदारता रखो, उसके अलावा सेवकों दासों के प्रति भी उदार व्यवहार रखो, दूसरों के धर्मों का आदर करो, झगड़े लड़ाई मत करो यार, आराम से शांति की जिंदगी जियो आराम से। तो ये इसका सोचना था, और इस धम्म का इसने बहुत प्रचार किया, बहुत ज्यादा प्रचार किया। साम्राज्य का प्रशासन, 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र यहाँ पे हुए हैं। राजधानी पाटलिपुत्र, ये तो राजधानी थी, तो भाई ये तो सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके अलावा 4 प्रांतीय क्षेत्र थे, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी ये जो है सोने का पहाड़ था, यहाँ पे खोदते ही सोना निकल के आता था।
अब यहाँ पे ये सारी चीजें नीचे मैप के अंदर देखो, आपको थोड़ा आइडिया और लगेगा। यहाँ से मिले हैं हमको कुछ चीजें, देखो महाशिलालेख ट्रायंगल्स के अंदर दिखाए गए, ये यहाँ से हमें महाशिलालेख मिले हैं, मतलब बड़े बड़े पत्थर मिले हैं ऐसे ऊंचे ऊंचे, जिसके ऊपर बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी। लघु शिलालेख ये भी बड़े ही हैं लेकिन उतने बड़े नहीं है। स्तंभ अभिलेख यानी कि ये जो है ऐसे पिलर टाइप के गाड़ के और वहां पे बनाए गए हैं। लोह स्तंभ दिल्ली के अंदर, आपको पता होगा फेमस है, काफी ज्यादा फेमस है ये। तो ये भी जो है अशोक ने लिखवाया शायद से, और ऐसे बहुत सारे स्तंभ गड़े पड़े मिले हैं। देखो ये देखो, यहाँ यहाँ तक मिले हैं यार, और क्या चाहिए। मतलब ये देखो आप, ये पाकिस्तान का इलाका पड़ता है, ये जो है यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे मिले हैं, ये सारे इधर तक देख लो, ये सारे जो है ज्यादातर हमें अशोक के ही मिले हैं इनमें, इतने इशारों में। तो क्या लगता है आपको, क्या कहाँ तक फैला होगा इसका दायरा? मतलब ऐसे सोच के देखोगे तो आप, ये पूरा भारत लगभग इसी के कब्जे में बैठा था, और इतने बड़े इलाके में कहीं चिंदी भर कोई लोग बचे होंगे, छोटे मोटे राज्य जिसके ऊपर कलिंग युद्ध के दौरान वो बच गए होंगे, और उसके बाद तो संन्यास ले लिया, तो वो बचे ही रह गए बेचारे। नहीं तो क्या पता उनकी भी सामत आ जाती। जैसे चोर पांडे ये बच गए थे, ये इधर तक आया नहीं था उड़ीसा, ये कलिंग युद्ध यहाँ पे हुआ था, तो यहाँ तक ही रह गया, ज्यादा आगे बढ़ा नहीं, नहीं तो पता नहीं क्या ही हो जाता, ये भी बचते ही नहीं बचते। चलो आगे बढ़ते हैं। मैगस्थनीज बताइए कौन है, अभी थोड़ी देरी पहले जिक्र करके आए हैं। इसने जो है सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है अपनी जो किताब है जिसमें लिखा है उसने। तो उसके अंदर बताया कि 6 उप समितियां थी, एक बड़ी समिति होती थी। इनमें से एक का काम नौसेना का चालन करना था, तो दूसरी यातायात और खान पान का संचालन करती थी। तीसरी का काम पैदल सैनिकों का संचालन, चौथी का अश्वारोही, पांचवी का रथारोही। मतलब यार बोल सकते हो, सीधा पढ़ेंगे तो पता लग ही जाएगा। ये इनका काम क्या था कि सब में जैसे होता है ना कि कोई काम करना है, तो इसमें ऐसे ऐसे कि ये एडिटिंग का काम तुम्हारा, वीडियो बनाने का काम तुम्हारा, ये काम तुम्हारा, ऐसे काम बांट रखे थे। यहाँ पे क्या था, इतिहास के अंदर सेनाएं जाती थी, सेना को भोजन ये टीम देगी, ये टीम जो है इनको खाना देगी, ये टीम जो है जानवरों को पालेगी, ये टीम जो है घोड़े चलाएगी, ये टीम जो है हाथियों की सेना रखेगी, ये टीम जो है सेना को संभालेगी, ये इनके लिए नौकर लेके आएगी। अलग अलग टीम ऐसे बना रखी थी बहुत बड़ी वाली। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। उसके अलावा जो है धम्म के प्रचार के लिए जो है अशोक ने धम्म महामात नाम के विशेष अधिकारी नियुक्त कर दिए, जो इन सारी चीजों की देखरेख करते। स्तंभ लगवाने हो गए या फिर कुछ भी काम करना हो गया, तो ये कौन करते? धम्म महामात, यानी कि जो अधिकारी थे उनका नाम था ये धम्म महामात, उसकी कैटेगरी का नाम। ठीक है। मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। चंद्रगुप्त मौर्य, इसने वक्त जज्बात पलट रखे थे, लोगों के समझ में नहीं आ रहा था आखिर इतना बड़ा इलाका कैसे हो गया, हमारी समझ में भी नहीं आया। लेकिन उसके बाद जो है क्या हुआ कि अशोक ने तो सारा ही कब्जा कर लिया, भैया क्या करते हम। ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है पूरी, मतलब इन शॉर्ट बता रखा है कि इसने बहुत लंबे, ऐसे नहीं कि थोड़े बहुत मौर्य वंश जो है छोटा सा चला, ये बहुत लंबे समय तक चला था ये। और अभिलेख, मूर्तियां, इन सारी चीजों से हमें इनकी कहानी का पता लगा था। अब देखते हैं राजधर्म के नए सिद्धांत, नवीन सिद्धांत, नवीन का मतलब नए सिद्धांत। अब जो राजधर्म था ना, उसके नए सिद्धांत आने लग गए। उपमहाद्वीप के दक्कन और उसके दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकम में चोल चेर पांडे जैसी सरदारियों का उदय हुआ। सरदारियों का मतलब सरदार बन गए वहां पे। मैं बता रहा था ना, मैप कहाँ गया हमारा भैया जी, ये रहा, देखो ये देखो, ये जो बच गए थे छोटे मोटे लोग, इन लोगों ने, छोटे तो नहीं है काफी बड़े ये भी, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे बनने लगे सरदार। ये गण संघ ऐसे टाइप का था, यहाँ पे सरदार के पास कुछ ज्यादा था नहीं, बस यहाँ पे लोग जो है इनको उपहार दिया करते थे। और जो कहीं पे लड़ाई दंगे हो गए आपस में, तो जैसे सरपंच होता है ना कि गांव में कहीं लड़ाई वड़ाई हो जाती है तो मसला हल करवाता है, वैसा ही काम था इन सरदारों का, ज्यादा कुछ था नहीं। लेकिन सरदारी तो थी भैया, और क्या करते, और इन्हीं के बेटे जो है ज्यादातर सरदार बनते थे। ऐसा ही पैटर्न यहाँ पे चल रहा था। कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व भी जुटाते थे। यहाँ पे सातवाहन का नाम इंपॉर्टेंट है। शक शासक, ये जो है ये इन्हीं के अंदर थे, चोर चेर पांडे इन्हीं के अंदर जो है सरदार बने हुए थे, जो कि थोड़े से फेमस हुए हैं इतिहास के अंदर, थोड़ा जिक्र मिलता है। दैविक राजा, ये वो राजा थे जो अपने आप को देवता से कम नहीं समझते थे, ये बहुत शक्तिशाली नहीं थे। कुषाण, कुषाण लोगों ने क्या किया, ऐसे बहुत सारे राज्य हुए, जनपद हुए, महाजनपद हुए। कुषाणों ने क्या किया कि उन्होंने खुद को भगवान का दर्जा दे दिया और खुद की मूर्तियां मंदिरों में लगवा दी थी। बहुत बहुत खतरनाक हुआ। जिस प्रकार के राजधर्म को कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा की,
उसका सर्वोत्तम प्रमाण हमें उनके सिक्कों और मूर्तियों से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट के एक देव स्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थी। अफगानिस्तान के एक देव स्थान पर भी इसी प्रकार की हमें मूर्ति मिली है। इतिहासकार ये बात मानते हैं कि इन मूर्तियों के जरिए जो कुषाण लोग हैं ना, वो खुद को देवतुल्य यानी देवताओं के समान प्रस्तुत करने की कोशिश करना चाहते थे। कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगा दी। संभवतः वे लोग शायद चाइनीज लोगों से प्रेरित हो गए होंगे, चीनी लोगों से, जो खुद को स्वर्गपुत्र कहते थे, इन लोगों ने देवपुत्र बना दिया। अब चौथी शताब्दी में क्या हुआ, गुप्त जैसे समुद्र गुप्त और ये कैटेगरी आई ना, तो साम्राज्य सहित कई बड़े शासकों के साक्ष्य मिलते हैं। इनमें से कई साम्राज्य सामंतों पर निर्भर होते थे, अपना निर्वाह स्थानीय संसाधनों द्वारा करते थे, जिसमें भूमि पर नियंत्रण भी शामिल था। वे शासकों का आदर करते और उसकी सैनिक सहायता भी करते थे, यानी कि लड़ाई होती तो एक राजा दूसरे की मदद करता, ऐसा सीन होता था। जो सामंत शक्तिशाली होते थे वे राजा भी बन जाते थे, और जो राजा कमजोर होते थे वे बड़े शासकों के अधीन हो जाते, मतलब ऐसे लड़ाई होती, कमजोर वाले को कब्जा कर लेते जमीन पे, ऐसा भी चलता था। ये देखो, ये है सिक्का उनका जो है कुषाणों का। यहाँ पे आगे वाला भाग है, ये पीछे वाला भाग है। पीछे जो है देवता और आगे जो है इनका राजा, मतलब ऐसे दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो है एक ही है, मतलब देवता के समान इनको प्रस्तुत करने की कोशिश की गई। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन, जो खुद को गुप्त सम्राटों में संभवतः सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्र गुप्त का राज कवि था, उसने संस्कृत में करी थी। ये प्रयाग प्रशस्ति हमें मिली है और ये काफी मतलब इम्पोर्टेंट है, फेमस है ये इतिहास के, जो हमें इतिहासकारों को जो सबूत मिले, प्रयाग प्रशस्ति बहुत फेमस है। समुद्र गुप्त के राजकवि जो है, जिसका नाम हरिसेन था, उसने इसको लिखा हुआ था। काफी सारा जिक्र किया था उसने अपने राजा के बारे में कि ये वो है, ये पढ़ लेना, मजा आएगा, मजा क्या ही आएगा, मतलब ऐसे बड़ा चढ़ा के फेंकनी होती थी, वो फेंक रखी है पूरा तगड़े वाली, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, और आगे जो है बदलता हुआ देहात, यानी कि देहात होता है गांव हमारा। हमारे जो गांव थे वो बदलने लग गए, समय बदल रहा था, गांव बदल रहे थे, उस समय वैसे हमारा भी बहुत हो गया यार, है ना। चलो अगले पार्ट में करते हैं, इसको शुरू करेंगे अगले पार्ट में, यहाँ तक का हमारा हो गया है। इससे जो है आगे का जो है हम दूसरे भाग के अंदर करने वाले हैं, तो दूसरा भाग देख लेना। 11 पेज हो गए हैं, आधा पार्ट ही हो गया हम आपका और आधा बचा हुआ है अभी, ठीक है। तो आधा पार्ट और देख लेना, मजा आएगा यार, कहानी बोरिंग नहीं है, मजा आता है कहानी पढ़ने में, सुनाने में भी मजा आता है, ठीक है। वीडियो करते हैं खत्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि जो भी अपडेट देना हो आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।